बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इस वीडियो में हम देखेंगे हु वाज सर नील बोहर्स, व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। साथ साथ हम अपना पिछला लेक्चर भी रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी? माय डियर स्टूडेंट्स, डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हु वाज सर नील्स बोहर। माय डियर स्टूडेंट्स, Niels Bohr was a Danish physicist who joined Rutherford in 1912 for his postdoctoral research. In 1913, Bohr presented his atomic model based upon quantum theory. He won the Nobel Prize in 1922 for his work on the structure of an atom. So let's see what was his atomic model. Keeping in view the defects in Rutherford's atomic model, Niels Bohr presented another model of an atom in 1913, and the quantum theory of Max Planck was used as a foundation for this model. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया था सर रदरफोर्ड ने दिया था, और उसे हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जो कि हम अपने पिछले लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। सबसे पहले अपने रदरफोर्ड का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को देखिए, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर मेरे सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड किया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो इमिट करते रहते हैं या रिलीज़ करते रहते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते रहते हैं तो इन्हें डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर फाल हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात गलत साबित हुई, ठीक है। सो इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं तो इन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, लेकिन ये तो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहे थे, तो ये बात भी गलत थी और ये हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स थे। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस थे, जैसा कि एटम्स कोलैप्स कैसे करते हैं या फिर हमारा एटम स्टेबल कैसे रह सकता है। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम? हमारा एटम लाइन स्पेक्ट्रम कैसे दे सकता है, ठीक है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारा एटम लाइन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था, और ये बात गलत थी। तो ये साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन था। Scientists considered there must be another model of an atom, and it indicates that Rutherford model was not perfect. Rutherford मॉडल की बातें कुछ ठीक थी, जैसा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस का होना, उसका पॉजिटिवली चार्ज होना और इलेक्ट्रॉन्स का हमारे न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना, ये चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स भी थे। उन डिफेक्ट्स को स्टडी किया हमारे कई साइंटिस्ट ने किया, लेकिन सर नील्स बोहर ने इंस्टेंटली उस पर क्या किया, एक नया मॉडल जो है वो तैयार किया, जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और they does not absorb or emit energy continuously, ठीक है। अब आपने ये बात गौर से समझनी है कि नील्स बोहर के मुताबिक एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और वो किसी भी किस्म की एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही इमिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. Okay, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी जो एनर्जी होती है वो अपनी उनकी फिक्स एनर्जी होती है और वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, ठीक है।
उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, हमारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ऑर्बिट जो है वो मुतारिफ़ करवाए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, या फिर इन्हें हम एनर्जी शेल्स भी कह सकते हैं। इन शेल्स में या फिर इन एनर्जी लेवल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जबकि ये बात हम रदरफोर्ड में हमने नहीं पढ़ी। ये एक न्यू चीज़ है। देखें, अब आप स्टेप बाय स्टेप न्यू चीज़ें डिस्कवर करते जाएंगे। ओके, अभी हम देखते हैं कि इन डिटेल पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बोहर क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। दैट इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नंबर 2 पे उन्होंने क्या कहा कि जब भी अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो ना तो ये एनर्जी गेन करते हैं ना ये एनर्जी लूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे अब सर बोहर ने क्या कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन अगर किसी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी वो किसी और ऑर्बिट में नहीं चक्कर इधर उधर लगा रहे, बल्कि एक फिक्स एक सेम ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ना तो ये एनर्जी लूज़ करेंगे ना ही ये एनर्जी गेन करेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। नॉन रेडिएटिंग जो स्टेट होती है दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट। उसके बाद नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स कैन लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट चेंज द ऑर्बिट। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है। यानी सर नील्स बोहर कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, एक ही मतलब उसका एक ही रास्ता है, उस रास्ते को सर नील्स बोहर ने क्या कहा कि ये एनर्जी शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं। तो अगर एक ही एनर्जी लेवल है और उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो वो एनर्जी गेन करेगा और ना ही वो एनर्जी लूज़ करेगा। और उसने उस स्टेट को क्या कह दिया, दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट। फिर एक शर्त उसने लगा दी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने किसी ऑर्बिट से मूव करता है, जंप करता है अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट पे या लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे, तो फिर क्या करेगा, हाँ इस सूरत में वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट चेंजेस द ऑर्बिट। जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो वो एनर्जी लूज या गेन कर सकता है। अब नंबर 4 पे क्या आता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर जो एनर्जी इमिट होती है वो क्वांटास की फॉर्म में होती है, ठीक है, in the form of small packets. So energy which is emitted or absorbed in the form of quantas or small packets, the energy difference between any two orbits is given by the formula del E is equal to hv. Here delta E is the energy, h is the Planck's constant and v is the frequency of photon. नंबर 5 पे जो पोस्टुलेट है हमारे बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, दैट इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक न्यू चीज़ आप पढ़ेंगे, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आप पहली बार बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल न्यू चीज़ है। लेकिन अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और आप जस्ट अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करने आए हैं तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है। सो चाहे जिस भी लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको गौर से चीज़ें सुननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट एक न्यू चीज़ आई है। जैसे कि अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर किसी फिक्स ऑर्बिट में है, फिक्स ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उसे किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना वो एनर्जी इमिट करता है। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि ये हमारा जो एटम है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, अपने ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमारे किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट की तरफ मूव करना चाहता है, अगर वो अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे मूव करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसे हम क्या कहेंगे कि अब हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है।
So we can say, since energy cannot be lost continuously, so an electron continues to move in a particular energy level without losing energy. This state of an atom is known as a normal or a ground state. When the electron goes to the higher orbits by absorbing a photon, then it is called excited state. So these were the some important postulates of Bohr's atomic model. होप सो आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल भी एक कंप्लीट मॉडल नहीं था, बल्कि इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे. So let's see the defects of Bohr's atomic model. As you know, my dear students, Bohr's atomic model ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को तो रिजेक्ट किया था, लेकिन इसका अपना मॉडल भी रिजेक्ट हो गया. और ये बात हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें फिर किसी और मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, एटम के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए. सो ये एटम के स्ट्रक्चर की बात अभी यही नहीं ख़त्म होगी, यानी हमें अपना लेसन नंबर 5 भी बनाना पड़ेगा, जिसमें हम मुकम्मल तौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे. यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बोहर का एटॉमिक मॉडल भी कुछ चीज़ों में फ़ेल हो रहा है, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं. यानी कुछ चीज़ें तो इसके भी बिल्कुल ठीक हैं, कुछ चीज़ें रदरफोर्ड की भी ठीक हुई. बात वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उस पर वेरियस स्टडीज़ होती रहती हैं, और मज़ीद जो है न्यू साइंटिस्ट जो हैं वो न्यू मॉडल्स तैयार करते रहते हैं. हम देख लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. देखें डियर स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. हमारा जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स जो हैं उनका स्पेक्ट्रा जो है उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को ही एक्सप्लेन कर सकता है, जैसा कि हीलियम या लिथियम वगैरह. डियर स्टूडेंट्स, बोहर्स proposes दैट ऑर्बिट्स आर प्लेनर, यानी ऑर्बिट्स जो होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस. इसकी ये चीज़ भी गलत हो गई. बोहर अज्यूम दैट ही हैज़ अ डेफिनेट नॉलेज ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम, बट दिस इज़ कंट्रेरी. ये इसके भी उलट था, बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके बिल्कुल ऑपोजिट था. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये भी हम इस पर भी एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे. इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. वो स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटीज़ होती हैं उन्हें भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. उसके अलावा जी मान इफेक्ट या और स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन्स पर क्या असर होता है, इन चीज़ों को भी बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया. बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आई होप सो आपको कुछ ना कुछ तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की समझ आ ही गई होगी. अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में मसला है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक.